नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राहुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए सिंगल डोर का इन्वर्टर मॉडल फ्रिज का जितना इसमें पीसीबी किस प्रकार के रहता है दोस्तों, और थर्मोस्टेट किस प्रकार के रहता है और किस तरह से चलता है, इस वीडियो में इस सारी जानकारी आपको मिलेगा दोस्तों। लेकिन वीडियो में पूरे बने रहिएगा, पूरे तरह से समझिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों, और फ्रिज के साथ मिलते हैं। सैमसंग का फ्रिज है। डोर को ओपन करते हैं। ये हो गया आपका बोतल गार्ड, और ये भी बोतल गार्ड के तरह ही है, जैसे कि छोटा मोटा दवाई वगैरह वैक्सीन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोतल गार्ड है। उसके बाद इसको देखिए, जो इवापोरेटर का चिल्लर ट्रे इसको बोलते हैं। इवापोरेटर में जो आइस जमता है उसके वजह से पानी इसमें जो बनता है वो पीछे तरफ से चल जाता है। सारा चीज़ दिखाएंगे दोस्तों वीडियो में। और यहाँ पे देखिए इसको सेल्फ बोलते हैं, जो कि इसमें खाना वगैरह दूध वगैरह आप लोग रख सकते हैं। ये देखिए वेजिटेबल ट्रे है दोस्तों, वेजिटेबल ट्रे है। इसमें सब्जी वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ठंडा चाहिए सब्जी रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इसको देखिए थर्मोस्टेट बोलते हैं, जो कि जितना टेम्परेचर पे आप सेट किए हुए रहिएगा उतना ठंडा कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद 1 ठंडक है। उसके बाद सर्दी के मौसम में आप यहाँ तक सर्दी के मौसम तक है 2 तक। उसके बाद यहाँ पे मानसून है बरसात के मौसम के लिए। उसके बाद 4, 5, 6 जो है यहाँ लास्ट होता है। टेम्परेचर मई जून में रहता है, तो इसके अनुसार आप चला सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा जो रहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रेस करने वाला एक बटन रहता है। ये किस लिए रहता है? जब ज़्यादा बर्फ़ अगर इसमें जम जाए तब इसको हम प्रेस करके डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। डिफ्रोस्ट कैसे कीजिएगा? जैसे कि अगर इसमें बर्फ़ जमा हुआ रहेगा तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए आप इसमें कुछ खरोच के बर्फ़ नहीं निकालें, और जहाँ की यहाँ पे नो स्क्रैच लिखा हुआ भी रहता है। हम सारा चीज़ वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ इस तरह से डिफ्रोस्ट कीजिए, आपका पूरा बर्फ़ पिघल के निकल जाएगा। जितना पे सेट किया हुआ रहेगा उसके अनुसार जब हीटिंग होगा इसमें, तो अपने ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगा, कंप्रेसर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारा सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं। विंटर सर्दी के लिए 1 से 2 पर चला सकते हैं, मानसून के लिए 3 से 4 पे, और समर के लिए 5 से 6 पे। उसके अलावा जो लिखा हुआ है बर्फ के स्तर, प्रेस ब्लू बटन इफ यू सी एक्सेस आइस इनसाइड फ्रीजर जोन, मतलब बर्फ का स्तर फ्रीजर के अंदर डिफ्रोस्ट संकेतन से अधिक होने पर नीले रंग के बटन को प्रेस कीजिए। जैसे कि हम बताएं कि नीले रंग का जो बटन है, डिफ्रोस्ट करने के लिए आपको इसी को प्रेस करना पड़ेगा। ये अंदर ही रह जाएगा जब बर्फ इसमें जमा हुआ रहेगा बर्फ। उसके बाद अपने ऑटोमेटिक निकलेगा तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, फिर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब उसके अलावा जो लिखा हुआ रहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्फ हटाने के लिए नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि हम पहले ही बता दिए थे कि इसमें जो बर्फ़ जमता है इवापोरेटर में, तो कोई नोकीला चीज़ से, चाकू या बेलन वगैरह से आप बर्फ़ नहीं निकालें। इससे आपका नुकसान ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जब बर्फ़ जमा हुआ रहता है तो ई पाइप रहता है, ई पाइप सारा सिकुड़ के नरम हो जाता है। तो थोड़ा सा भी स्क्रैच करेंगे लीकेज हो जाएगा, गैस लीकेज होगा, फिर आपको ज़्यादा समस्या आ सकता है। इसलिए यहाँ पे चेतावनी हर चीज़ के लिए दिया हुआ रहता है। अब चलते हैं इसका पीछे तरफ पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब चलते हैं इसका बैक साइड क्या रहता है। और इन्वर्टर मॉडल जैसे कि पहले ही बताए थे, हम थर्मोस्टेट को भी हम खोल के दिखाएंगे आप लोगों को कि इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में थर्मोस्टेट किस टाइप का रहता है और नॉन इन्वर्टर मॉडल में थर्मोस्टेट किस टाइप का रहता है। तो वीडियो को बने रखिएगा। तो चलिए बैक साइड चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया बैक फ्रंट साइड, कि आपको बहुत सा फ्रिज का कंपनी जो मिलेगा इसमें कंडेंसर जो रहता है इसके ऊपर ही मिल जाएगा। लेकिन इस मॉडल का फ्रिज में आपको इसके अंदर, मतलब इस बॉडी के अंदर ही कंडेंसर लगा दिया जाता है। अगर इसको चेंज करना हो, चेक करना हो लीकेज वगैरह, तो आपको चेक नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे ऊपर से हम लोग कंडेंसर को मार देते हैं। और उससे बेहतर आपको करना है तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा इसको स्क्रैच किए हैं दोस्तों। ये जो चादरा लगा हुआ रहता है बैक साइड में, हम इसको निकालना पड़ा। तो निकालना क्यों पड़ा हमको? इसके अंदर जो वायर का वायरिंग रहता है, ये देखिए पीसीबी है, पीसीबी का जो वायर का वायरिंग रहता है, जो कि थर्मोस्टेट 2 वायर गया हुआ रहता है, और एक
जो लाइट जलता है लाइन न्यूट्रल दोनों चाहिए, लेकिन थर्मोस्टेट के लिए एक लाइन इन हुआ एक आउट हुआ। तो इस वायर को काटा हुआ था चूहा, इसके वजह से देखिए पूरा थर्माकोल जो रहता है दोस्तों इसको पूरा तरह से काट दिया है। और यहाँ पे देखिए फिल्टर है, ड्रायर है, और ड्रायर के अंदर ही देखिए यहाँ पे सारा कंडेंसर का सिस्टम लगाया हुआ है। देखिए ये जो है ये पाइप है, कंडेंसर है। तो इस बैक साइड में भी कंडेंसर रहता है अंदर गया हुआ, और आपका एक अलग साइड में भी यहाँ पे गर्म भी होता है इसका। मतलब जहाँ भी बॉडी के अंदर गर्म होता है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कंडेंसर का पाइप गया हुआ रहता है, तभी गर्म होता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से साइड से हम कबाड़ के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पाइप भी जो ड्रेन पाइप इसमें रहता है लगा हुआ है। इवापोरेटर में जो आग जमता है, पानी जो पीछे तरफ गिरता है, तो एक पाइप हमको लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे चूहा कट कर दिया था। तो यहाँ पे इस तरह से पाइप लगा सकते हैं। ये पाइप को क्यों लगा दिए हैं, क्योंकि इसके जस्ट बगल में कंडेंसर रहता है, कंडेंसर गर्म होता है। अगर नॉर्मल पाइप लगा दिया जाता तो कंडेंसर को भी ड्रेन पाइप को पिघला देता, तो फिर पानी बॉडी के अंदर ही लीकेज करता है। इसलिए हमको टाइट मजबूत वाला पाइप हम डाले हैं। और यहाँ पे देखिए पानी ट्रे रहेगा, पानी ट्रे कंप्रेसर के ऊपर जस्ट रहता है, तो यहाँ पे लगा के आराम से पानी गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक पीसीबी रहता है। पीसीबी को हम खोल के आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से पीसीबी रहता है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए 2 स्क्रू टोटल रहता है, और आपको अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरह के स्क्रू मिल जाएंगे दोस्तों, ये आप अपने अनुसार खोलिएगा। अब इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे किट को देखने के लिए, पीसीबी देखने के लिए 2 स्क्रू और खोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि सेफ्टी से इसमें पैक रहता है दोस्तों, पानी नहीं जा सके, चूहा इसके अंदर नहीं घुस पाए, इसलिए अच्छा से इसको पैक कर देता है कंपनी। अब देखिए इसके अंदर पीसीबी किस तरह से रहता है, कैसा रहता है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ऊपर का कैप निकल गया है, ये देखिए वायर बॉडी अर्थ का, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है दोस्तों। अब आ जाते हैं यहाँ पे पीसीबी के तरफ। पीसीबी जो है यहाँ पे सारा सिस्टम जो है ये है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूवीडब्ल्यू रहता है, जो कि कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर है, डीसी से चलेगा। अब उसके बाद एक बॉडी अर्थ दे दिया है पीसीबी में ही। उसके बाद एक लाइन इनपुट है, जैसे कि यहाँ पे मेन लीड है दोस्तों, मेन सप्लाई इसी से जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका मेन लीड है, जो कि इनपुट जा रहा है पीसीबी में लाइन, जैसे कि मेन लाइन जो देंगे बोर्ड से, यही इनपुट है। उसके बाद 2 वायर है थर्मोस्टेट का, और 2 वायर है जो बल्ब लगाया है दोस्तों, जो लाइट जलता है उसके अंदर, तो लाइन न्यूट्रल वहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब इसका कैप खोल लेते हैं, कंप्रेसर के पास जो रहता है। इसमें कई मॉडल में आपको OLP भी यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस मॉडल में OLP नहीं है। इस मॉडल में सिर्फ देखिए इस तरह से जैक है, इस तरह से जैक रहता है। तो इस तरह से जैक को भी आप चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक कीजिएगा, यहाँ से जैक निकाल के कंटिन्यूटी हर पॉइंट में, तीनों पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो कंप्रेसर ही जो रहता है दोस्तों इन्वर्टर मॉडल का, वेरिएबल कंप्रेसर इसको बोलते हैं। जैसे कि इसका स्पीड जो है 0.0 से स्टार्ट होता है, इसे समझिए 0 से स्टार्ट होता है। जबकि नॉन इन्वर्टर फ्रिज में 5 एम्पियर से स्टार्ट होता है, तो पॉइंट में 6 एम्पियर पे आके अटकता है। लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए वोल्टेज कम से भी स्टार्ट हो जाता है। इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर, बिजली खपत भी इसमें कम होता है, और कम वोल्टेज से भी स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसका थर्मोस्टेट को भी हम खोल के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट को हम खोलते हैं। तो थर्मोस्टेट खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू मिलेगा। देखिए इस साइड में बहुत बार भी स्क्रू रहता है, इसको भी खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें साइड में नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए दिया है, देखिए जैसे कि दिख रहा होगा, एक यहाँ स्क्रू है और एक आपको यहाँ स्क्रू है, और उसके बाद एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ, मतलब 4 स्क्रू पे भी आप थर्मोस्टेट को अगर चेंज कीजिएगा तो चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आपको कनेक्शन देखना है, या तो फिर कुछ भी करना है थर्मोस्टेट के लिए, तो आपको इसको खोलना ही पड़ेगा। तो खोलते हैं। तो यहाँ पे पानी का जो ट्रे होता है उसको पहले निकालना पड़ेगा।
तो एक यहाँ स्क्रू और एक यहाँ, पूरा स्क्रू खोल के, और ये जो इवापोरेटर का जो ये कवर रहता है इसमें लॉक भी रहता है, तो इस सारा चीज़ वीडियो में देखिएगा। तो अब देखिए स्क्रू को खोल लिए हैं, अब इसका लॉक को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे, निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे पाइप है, इवापोरेटर को बचाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी लीकेज करेगा तो आपको दिक्कत होगा, रिपेयर होगा नहीं दोस्तों, चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए लापरवाही न, थोड़ा सावधानियाँ बरतें। अब देखिए इस तरह से लॉक निकाल के इवापोरेटर का जो इसका गेट होता है इसको हम निकाल लेते हैं, हर जगह लॉक रहेगा। देखिए ये आपका निकल गया है। तो इस तरह से कैप मिलेगा। इवापोरेटर को छोड़ सकते हैं, छोड़िए। ये देखिए हो गया इवापोरेटर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे हम थर्मोस्टेट को खोल सकते हैं। थर्मोस्टेट जो है इसके ऊपर एक कैप रहता है, निकालेंगे तभी थर्मोस्टेट को देखिएगा। तो यह देखिए दोस्तों, सिंपल प्लेन जो थर्मोस्टेट हम लोग नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में जो यूज करते हैं वही थर्मोस्टेट इसमें भी दिया हुआ है। इसमें छोटा साइज को जो थर्मोस्टेट आता है सेम उसको हम चेंज करके हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि तो देखिए इस तरह के थर्मोस्टेट हम लोग एसी सप्लाई के काम करता है दोस्तों। तो एसी सप्लाई वाला ही थर्मोस्टेट इसमें लगेगा। एक डीसी थर्मोस्टेट भी आता है, उसके बारे में भी अलग से हम वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे करना क्या है, अगर थर्मोस्टेट अगर शक है, डाउट है कि हमको चेक करना है पीसीबी सही है कि ख़राब है, तो इसको वायर को कट करके दोनों वायर को आपस में जोड़ के भी आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर थर्मोस्टेट ख़राब रहेगा तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, उसके बाद में थर्मोस्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू रहता है, ये स्क्रू खोलने के बाद ये थर्मोस्टेट का ये जो नॉब रहता है, ये नॉब निकालने के बाद आप आराम से थर्मोस्टेट निकाल सकते हैं। दोनों क्लिप को निकाल के आप थर्मोस्टेट को चेंज करके काम हो सकता है आपका। अब यहाँ पे इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए दो कलर का जो है ब्लैक है और रेड से थोड़ा से ज़्यादा पिंक टाइप के है, रेड पिंक जो भी कहिए, लेकिन ये दो कलर का जो है, दो का अगर कन्फ्यूजन है तो दोनों कलर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद पीसीबी के साइड में जो कलर रहेगा दोनों आपस में जैसे कि बताएं यहाँ पे जोड़ के कंप्रेसर स्टार्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको वापस से हम इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे वापस से टाइट करके आप कंप्रेसर को चालू करके, फ्रिज को चालू करके भी दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह से काम करता है फ्रिज और कितना देर के बाद आपका कंप्रेसर स्टार्ट होता है। बहुत बार होता क्या है, जब पीसीबी को चेंज करते हैं हम लोग, जब खराब रहता है तो बहुत कंप्रेसर में बहुत पीसीबी जैसे कि 5 मिनट 7 मिनट के बाद कंप्रेसर के लिए यूवीडब्ल्यू सप्लाई छोड़ता है, डीसी सप्लाई, तब कंप्रेसर स्टार्ट होता है। बहुत बार क्या होता है कि नया टेक्नीशियन जो है तुरंत देखता है, तुरंत चालू नहीं होता है, पीसीबी चेंज करता है, इस तरह से परेशान हो जाता है। ऐसा भी कमेंट हमारे पास आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, सारा चीज़ हम वीडियो में बताएंगे। अब इसको जिस तरह से हम खोले थे उसी तरह से हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। और सिर्फ मेरा मकसद था दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था फ्रिज में। हम आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि इन्वर्टर मॉडल में क्या क्या चीज़ रहता है। इसमें लाइट भी दिखाएंगे आपका, लाइट किस तरह के रहता है। तो चलिए पहले इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे था हम उसी तरह से जैसे खोलिएगा वैसे ही फिट भी कर देना है। यहाँ पे पानी का ट्रे हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम देखिए इसी में पानी बनता है दोस्तों। अब पानी बनने के बाद इस यहाँ पे सही से दिखाते हैं, ये होल ये छिद्र रहता है, इसमें इस कैप में जाता है, कैप से पीछे कंप्रेसर का बाद जो पानी का ट्रे रहता है लगा हुआ उसमें चल जाता है आसानी से। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे बताते हैं, ये देखिए बल्ब है, बल्ब को भी निकालने के लिए हमको पानी का ट्रे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बल्ब है, बल्ब को हम देखिए आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको इस तरह से एंटी क्लॉक खोलेंगे या क्लॉक वाई लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से खोल के आप लोग अपने से बल्ब चेंज कर सकते हैं।
डायरेक्ट एसी बल्ब रहता है, जैसे कि ये डीसी से नहीं चलता है, एसी सप्लाई से ही बल्ब जलता है। तो 2 वायर इसके लिए आया हुआ रहता है और 2 वायर थर्मोस्टेट के लिए। तो वापस से हम इसको टाइट कर दिए हैं और ये देखिए लॉक रहता है, ये लॉक अच्छा से चाप के हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लग गया है। उसके बाद बल्ब के साथ एक इसका डोर स्विच रहता है दोस्तों, तभी बल्ब काम करता है। जैसे कि इसका डोर स्विच देखिए यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका डोर स्विच कहाँ पे होना चाहिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए इसका डोर स्विच जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। बहुत बार कंफ्यूजन के कारण यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे है नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जो कि ये जब दबेगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गेट आपका जब लगा तो ये डोर स्विच दब गया तो बल्ब नहीं जलेगा। और जैसे ही गेट को खोलेंगे, तो गेट क्यों खोलेंगे, क्योंकि कुछ हमको इससे निकालना होता है। तो कुछ निकालने के लिए हमको लाइट चाहिए। अगर गेट बंद रहा तो हमको क्यों ज़रूरी है लाइट जलने का, इसलिए इसके लिए डोर स्विच लगा दिया जाता है। तो ये डोर स्विच जब इसको दबता है तो बल्ब बंद होता है, और जब ये खुलता है तो बल्ब जलने लगता है। तो अब यहाँ पे कंप्रेसर के पास चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम बैक साइड आ गए हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो आपके लिए लंबा होगा, लेकिन अगर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। अब इसका बात करते हैं गैस के बारे में कि इसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के ज्वलनशील जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो ये अधिकतर तौर पर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर मॉडल में आपका R600A का गैस इस्तेमाल होता है। लेकिन इस पे नहीं जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा गैस का, और ये अगर गैस का नंबर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो R600A का गैस चार्ज इसमें आप करने से आपका काम हो जाएगा। इन्वर्टर मॉडल में एक जगह लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको। और देखिए बताते हैं कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे साइड में आपका यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा R600A गैस चार्ज इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से गैस का इसमें चार्जिंग जो होता है, इस तरह से आपका ज्वलनशील गैस रहता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, आप गैस का इस्तेमाल जब गैस का चार्जिंग कीजिएगा तो अच्छा से इसको गैस चार्ज कीजिएगा दोस्तों। ध्यान रहे चौक वगैरह रहे तो फिल्टर के पास यहाँ पे ट्यूब कटर से काट लीजिएगा, तो ड्रायर को चेंज करके आप फ्लश वगैरह अच्छा से करके गैस चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं वापस से पीसीबी के साइड में, क्योंकि हमको ऑन करके भी देखना है। तो यहाँ पे 2 वायर जो कलर था दोस्तों, यहाँ पे ये जो 2 वायर था, ये आपका जो है थर्मोस्टेट का वायर था। मतलब ये दोनों वायर को हम आपस में दोनों को वापस में जोड़ के कंप्रेसर को स्टार्ट करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों वायर को हम आपस में जोड़ के कंप्रेसर, जब थर्मोस्टेट खराब रहेगा तब इस चीज़ को करना है, नहीं तो फिर थर्मोस्टेट अगर ठीक रहा तो पीसीबी अगर सप्लाई इसमें ये ऑन हो रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो पीसीबी को चेंज कीजिए। पीसीबी चेंज करने के बाद भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, ये देखिए 95% चांसेस रहता है दोस्तों कंप्रेसर खराब, डीसी कंप्रेसर रहता है, जल्दी खराब होता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए पीसीबी चेंज करके। आप देख सकते हैं अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो पीसीबी चेंज करने से आपका काम हो जाएगा, तो बस आपका काम हो गया। इसलिए इस वीडियो में अब हम इसमें क्या करना है, अब चालू करके देखते हैं फ्रिज कितना देरी के बाद, कितना मिनट के बाद ये स्टार्ट होता है इसका कंप्रेसर। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि इसमें फीड था उसी तरह से हम इसको हर जगह इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसके अंदर जो थर्माकोल रहता है, ये नॉर्मल थर्माकोल नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल थर्माकोल जो आता है वो अगर इसमें लगाया हुआ रहता है तो इसका जो कंडेंसर जो हीट होता है, इसके वजह से आपस में चारों तरफ से पाइप के पास थर्माकोल छोड़ देगा। इसलिए इसमें जो रहता है घासलेट थर्माकोल इसको बोलते हैं, जो कि पूरा कड़ा होता है, टाइट होता है और जल्दी इसमें आग नहीं पकड़ता है। अब इसको देखिए यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। अब देखिए इसका जो जैक होता है दोस्तों, हम कंप्रेसर का टर्मिनल में हम लगा लेंगे। तो ये छोड़ छोड़ के सप्लाई देता है, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे पकड़ता है। और इसका कैप भी लगा देंगे। अब चालू करके हम देखते हैं कितना देरी के बाद ये कंप्रेसर के लिए सप्लाई छोड़ता है। तो मेन लीड में हम इसमें जैक हम लगा देंगे दोस्तों। मेन प्लग जो होता है हम खोल दिए थे,
अब देखिए इसका हम प्लग डाल सकते हैं, कितना देरी में स्टार्ट होता है। जैसे कि आप जस्ट हम अभी इसमें हम प्लग दिए हैं, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर हम लगा देते हैं दोस्तों, तो पता चलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर मीटर है। अब इसमें रेड या ब्लैक में हम किसी में भी हम लगा लेंगे, तो इसका सेटिंग करना पड़ेगा। तो किस पे सेट कीजिएगा, मतलब 20 एम्पियर में इसको हम सेट करेंगे, तब इन्वर्टर मॉडल का जो कंप्रेसर होगा इसका एम्पियर बताएगा दोस्तों। क्योंकि हम 200 एम्पियर पे हम लगाएंगे तो इसमें मिली एम्पियर तक नहीं बता पाएगा, जैसे कि 0.12 ही लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एम्पियर नहीं लेता है। तो 20 एम्पियर पे लगाइए, और ब्लैक वायर में चाहे रेड में किसी में एक में भी लगा सकते हैं। हरा वायर में नहीं लगाइएगा क्योंकि आपका बताएगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0 बता रहा है, और एम्पियर को देख लीजिएगा, होल्ड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे होल्ड लिखाया, अभी हम प्रेस किए तो फिर से दोबारा प्रेस करेंगे, होल्ड हट गया, इसका मतलब एम्पियर मीटर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट हुआ नहीं है, और फ्रिज के अंदर जो बल्ब होता है वो जल रहा होगा। चलिए फ्रिज के अंदर हम देखते हैं। देखिए फ्रिज के अंदर जो बल्ब है ये जल रहा है, फ्रिज ऑन हो गया है, और कंप्रेसर में टाइम लगेगा चालू होने में, और कितना देरी में स्टार्ट होता है कंप्रेसर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए स्टार्ट हो गया है कंप्रेसर, एम्पियर ठीक देख रहे हैं, मतलब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम लिया इसमें स्टार्ट होने में। पॉइंट में 0.1 एम्पियर ले रहा है। देखिए मिली एम्पियर में चल गया दोस्तों, क्योंकि जब फर्स्ट में स्टार्ट होता है, जैसे कि बोले थे कि 0 से स्टार्ट होता है, इसमें कम वोल्टेज से भी स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर, इसलिए देखिए मिली एम्पियर में आपको बता रहा है। यहाँ पे हम 200 एम्पियर में अगर सेट करते हैं तो कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें चेक नहीं कीजिए, इन्वर्टर मॉडल में आप 20 एम्पियर में आप चेक कीजिए, तब आपका बताएगा कंप्रेसर ऑन हुआ कि नहीं। तो मिली एम्पियर में बता रहा है, कंप्रेसर भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी भी देखिए गर्म होगा। तो इसका टेम्परेचर सेंसर एक हम लगाते हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना हीट हो रहा है और अंदर कितना कूलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बताने वाला मेरे पास टेम्परेचर मशीन है दोस्तों, इसको हम लगा के पता चलेगा इवापोरेटर में कूलिंग हो रहा है कि नहीं। ऐसे बोल देने से कंप्रेसर में कोई ऐसा साउंड नहीं है कि आप लोगों को सुना दे, तो हम सेंसर को ही लगाएंगे, तभी टेम्परेचर जो बता रहा है से 27.2 मतलब 27 डिग्री टेम्परेचर वातावरण का भी है। अब इसके अंदर इवापोरेटर के अंदर हम सेंसर को हम लगाते हैं। तो गेट को खोलेंगे, इवापोरेटर में हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 19.8 धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है दोस्तों, और ठंडा भी महसूस हम कर पा रहे हैं कि अच्छा तरह से ठंडा हो रहा है कूलिंग। और इसका और टेम्परेचर हम देखते हैं कितना कम होता है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 12 डिग्री टेम्परेचर आ गया है दोस्तों मेरा। तो इसी तरह से टेम्परेचर कम होते जा रहा है। जैसे कि पहले हम दिखाए थे कि वातावरण का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे देखिए हैवी आइस आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं कंडेंसर जो हीट होता है उसके अनुसार हम 3 स्टार का है दोस्तों, यहाँ पे 5 स्टार भी आपका सैमसंग का रेफ्रिजरेटर भी आ जाता है। पावर सेविंग गाइडलाइन इसमें जो बताया गया है वो है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमन जो होता है 169 यूनिट उठेगा पर ईयर, मतलब 1 साल में 169 यूनिट ही इसमें बिजली बिल आएगा। और लेवल प्रोवाइड 1 जनवरी 2020 30 जून 2022 तक इसका जो ट्रांसपोर्टिंग है वो हुआ था, जिससे परचेज किया गया था 2022 में इसका। और ये रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, फ्रिज ब्रांड सैमसंग का है, और मॉडल ईयर सब दिया हुआ जैसे कि बताए थे 220 ईयर का है, 222 का है। और टाइप डायरेक्ट कूल है, मतलब कोई इसमें दूसरा चीज़ चालू नहीं होगा, पर डायरेक्ट कूल होना स्टार्ट कर देगा। और ग्रोस वैल्यू 230 लीटर है, और स्टोरेज वैल्यू 223 लीटर, मतलब 230 लीटर तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली से आप इसमें अगर फिट बैठाना चाहते हैं तो आपका वैल्यू 223 लीटर ही इसमें आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं 10 ईयर वारंटी। डिजिटल इन्वर्टर मॉडल टाइप का फ्रिज है,
10 ईयर वारंटी देगा, मतलब 10 साल तक वारंटी रहेगा। और यहाँ पे देखिए कनेक्ट इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर से भी आपका रेफ्रिजरेटर चल सकता है, जो कि डोमेस्टिक इन्वर्टर आप घर में लगाए हुए रहते हैं, उससे भी आपका ये रेफ्रिजरेटर चल जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ये पल्स है, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये पल्स है, इस तरह से, मतलब स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, मतलब फ्री स्टेबलाइजर, बिना स्टेबलाइजर को आप इस रेफ्रिजरेटर को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं कि आप स्टेबलाइजर अगर ज़्यादा आपके यहाँ भले वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो स्टेबलाइजर फर्स्ट में लगा के ही चालू करें, चलाएं फ्रिज को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर और 300 वोल्ट तक इसमें एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप स्टेबलाइजर ज़रूर लगा के चालू कीजिए अगर ज़्यादा वोल्टेज आपके यहाँ है तब। और 21 ईयर ऑफ रेबिलिटी टेस्टेड बाय VDI, मतलब 21 ईयर तक रेबिलिटी टेस्टेड है, कंपनी के द्वारा जो बनाया हुआ ट्रांसपोर्टिंग है उसके अनुसार ये कह रहा है कि 21 साल तक आपका वैल्यू रेफ्रिजरेटर का है। आप जो कंडेंसर होता है दोस्तों, जो कंप्रेसर में जो हीट जो करता है पाइप, उसको कंडेंसर डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ रहता है। तो इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, कितना है 33.9, मतलब 34 डिग्री अभी आया। और कितना बढ़ेगा आप लोग को थोड़ा सा टाइम देके हम दिखाते हैं कि कितना टेम्परेचर तक ही जा सकता है। तभी नॉर्मल मौसम है, टेम्परेचर इसका लगभग 50-55 तक आ सकता है। लेकिन वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको। अब इसका एम्पियर जो ले रहा है दोस्तों 0.1 एम्पियर ले रहा है, जैसे कि पहले बताएं मिली एम्पियर में ले रहा था, अब 0.1 एम्पियर ले रहा है। तब भी आपको 20 एम्पियर में ही लगा के चेक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना टेम्परेचर आया, 35 डिग्री। इस तरह से टेम्परेचर आपका बढ़ते जाएगा रेगुलरली। इसका स्पीड पकड़ेगा कंप्रेसर का, वेरिएबल टाइप के कंप्रेसर है और इन्वर्टर मतलब DC कंप्रेसर है। तो इसमें जिस तरह से स्पीड पकड़ेगा उसके अनुसार ही टेम्परेचर हीट होगा। इसलिए हम बताएं दोस्तों कि यहाँ पे कंडेंसर जो है और ज़्यादा आपका हीट होगा। तो अभी तो नॉर्मली चालू किए हैं, तो यहाँ तक सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे, वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ फ्रिज के अंदर बाकी रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।